हेलो स्टूडेंट्स, अपना आज का टॉपिक है मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021-22 इंग्लिश। मतलब कि जो आपकी ऑफिशियल साइट है यूपीएमएसपी पे, उस पर जो उन्होंने मॉडल पेपर डाल रखा है, हम आज उसका सॉल्यूशन करेंगे। सही है। तो जैसे कि आपको पेपर पैटर्न पता ही है, सबसे पहले क्या आएगा आपका सेक्शन ए में। सेक्शन ए में आपका आएगा अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज यहाँ पे पूरा लिख तो नहीं सकते हैं, इसका हम फोटो साइड में डाल देंगे और इसके क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। किस तरीके से हो रहा है वो मैं आपको ओरली बताता चलूंगा। देखिए दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था यूपीएमएसपी का अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज आपका पूरा हम आपको फोटो करके दिखा देंगे साइड में। सही। लेकिन अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई इज मैन कॉल्ड ए ग्रिगोरियस एनिमल। ग्रिगोरियस एनिमल मतलब झुंड में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, जैसे भेड़िए वेड़िए रहते हैं ना, उस टाइप के। तो अपना आंसर कह रहा है मैन इज ग्रिगोरियस एनिमल्स कॉल्ड बिकॉज ही इज लिविंग इन ए सोसाइटी एंड रिलेट विद नाइबर्स। एक तरीके से नहीं कहा गया है कि वह भी एक अपना समाज बनाते हैं, समाज में रहते हैं। कैसे? रिलेटेड विद नाइबर्स, अपने पड़ोसियों से मिलजुल कर रहना जो होता है वो आपको इसमें बताया गया है। सही। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट क्रूशियल रोल डू यू नाइबर्स प्ले इन अवर लिव्स। मतलब कि क्रूशियल रोल मतलब एक मुख्य रोल जो निभाते हैं हमारे पड़ोसी जो हैं, हमारे रहने में एक मुख्य रोल कैसे निभाते हैं, क्यों निभाते हैं, क्या है। तो अवर नाइबर्स प्ले क्रूशियल रोल इन अवर लिव, दे आर वेरी क्लोजर एंड हेल्प इन अवर नीड्स। देखो, बहुत क्लोज होते हैं हमारे भाई, हमारे पड़ोसी तो होते हैं। क्योंकि देखो, हमारे रिश्तेदार, जैसे कि हमें कोई परेशानी है, कुछ भी दिक्कत है, तो हमारे रिश्तेदार भी बाद में आते हैं। सबसे पहले हमारे पड़ोसी ही हमारे काम आते हैं। तो हमें उनके साथ बहुत प्रेम संबंध से रहना चाहिए। राइट। तो वही चीज वो आपको समझा था। और ऐसा नहीं कि आंसर इसमें नहीं मिला है, ये सारे आंसर आपको पैसेज में मिलेंगे। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ ढूंढना होगा। हम लोग क्या करते हैं, हाँ भाई ये यहाँ से वहां तक लिखेंगे जहां तक हमें फुल स्टॉप नहीं मिलेगा, चाहे वो एक पैराग्राफ पूरा क्यों ना हो गया हो, तो वो गलत है। अनसीन का कहने का मतलब होता जितना उसने मांगा है सिर्फ उतना ही उसको दो। ये नहीं कि भाई यहां से शुरू करा और पैराग्राफ का फुल स्टॉप आ रहा चौथे लाइन पर, हम चौथे लाइन तक उसे ले गए, तो वो आपका गलत है। जितना उसने आपसे डिमांड करी उतना ही उसको दीजिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हाउ इज लविंग अवर नाइबर्स इक्वल टू लविंग गॉड। यहाँ पे कंपेरिजन करा गया है, भगवान का कंपेरिजन करा गया है नाइबर्स के साथ। कि ये कहा गया है कि नाइबर जो होते हैं भगवान का दूसरा रूप होते हैं। तो लविंग अवर नाइबर्स इज इक्वल टू लविंग गॉड। सही। क्यों है? बिकॉज, क्योंकि वी शुड नॉट ओनली हैव पीस, हम लोगों को सिर्फ शांति ही नहीं चाहिए होती है, एंड हैप्पीनेस बट वुड आल्सो कम टू गॉड, हमें भगवान से मिलने भी जाना होता है। मतलब कि यहाँ पे पड़ोसियों को हमने भगवान की तुलना करी है, तो यही बताएगा कि हमें उनसे मिलने भी जाना चाहिए। ये जो लास्ट लाइन कही ना, बट वुड आल्सो कम टू गॉड, कि हमें गॉड से मिलने भी आना जाना चाहिए। तो यहाँ पर मतलब कि हमें पड़ोसियों से आना जाना करना चाहिए। सही। अपना फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई इज इट गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशन विद अवर नाइबर्स। वही सेकंड क्वेश्चन से मिलता जुलता है कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप क्यों बनाना चाहिए। फ्रेंडली रिलेशनशिप समझ गए, कैजुअल जो होते हैं, जैसे अपने रिश्तेदार अपने भाई बहनों के साथ रहते हैं वैसे। तो इट इज गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशनशिप विद अवर नाइबर्स बिकॉज दे हेल्प इन अवर नीड्स, क्योंकि वो हमारी जरूरतों में हमारी सहायता करते हैं। इसका आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में ही दे दिया गया था। देखो, हेल्प इन अवर नीड्स। तो जरूरी नहीं है जो आंसर ऊपर आ चुका है वो नीचे नहीं आए, ऐसा हो सकता है क्योंकि अनसीन पैसेज है, हो सकता है एक लाइन से 2 सेंटेंस निकालने हो वो। सही। ये तो थे आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन। तो ये मत समझना कि 3 नंबर के हैं तो हमें ज्यादा बड़ा बड़ा लिखना है। अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 या 3 लाइन में आंसर लिखिए, आंसर आपका कंप्लीट। ये नहीं पूरा पैराग्राफ फेल देंगे, एक आंसर ही जा रहा है 6 7 लाइन तक, टीचर ज्यादा नंबर नहीं देगा उसमें, नंबर तब भी उतने ही मिलने हैं, आप अपना समय ज्यादा दोगे बस। तो आपका क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ई का फर्स्ट, ई वाला जो आएगा एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पता है ये जो आएंगे इस टाइप से, हो सकता है इस टाइप से आ जाए या ट्रू फॉल्स आ जाए, मैचिंग आ जाए, किसी भी चीज पे आ सकता है, लेकिन अपनी साइड पे इस तरीके से दे रखा है। तो विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस। क्लोजनेस का मतलब पूछना है इस पैसेज के अंदर, नॉर्मली नहीं, इस पैसेज के अंदर पूछना है कि क्लोजनेस का क्या मतलब है। तो क्लोजनेस का क्या मतलब है? प्रॉक्सिमिटी, मतलब कि निकटता, किसी के करीब आना। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ ऑफन। ऑफन का उल्टा क्या होगा? अपोजिट मीन्स उल्टा क्या होगा पैसेज के अंदर? तो क्या है? रेयरली, शायद ही कभी, बहुत ही ना के बराबर जिसे हम कहते हैं रेयरली। थर्ड है, व्हाट डज द फ्रेज एट हैंड। इडियम फ्रेज होते हैं ना अपने इंग्लिश ग्रामर वोकैबुलरी जो हिस्सा होता है, उसमें से उन्होंने एक फ्रेज उठाई है एट हैंड। इस पैसेज के अंदर उसका क्या मतलब होगा? तो वो है अवेलेबल, उपलब्ध कराना किसी चीज को। कहते हैं ना एट हैंडेड काम कर दो, कि हो तो हैंड टू हैंड दे ही दो वो चीज। तो इस टाइप से आपको अनसीन पैसेज वहां पे मिलेगा और इसी बेस पर आपको अनसीन पैसेज करना है। अब अपना सेक्शन भी है राइटिंग, मतलब कि एक आर्टिकल करना है 3 में से, तो हम उसमें से 2 आर्टिकल करेंगे। एक तो इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी,
और ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ अवर। देखिए अब अपना टॉपिक है आर्टिकल, मतलब कि सेक्शन बी। आर्टिकल आधा कितने नंबर में आपका, कितने नंबर में आ रहा है ये 10, और 10 नंबर बहुत होते हैं। तो टॉपिक क्या दिया है उन्होंने साइड पर, इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, मतलब कि भारत जो है नेचुरल सौंदर्य, मतलब कि भारत के सौंदर्य के बारे में आपको बताना है। तो देखिए किसी भी आर्टिकल को करने का तरीका क्या होता है, उसको इंट्रो करो। आर्टिकल और ऐसे में डिफरेंस तो आप जानते ही हो, दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। आर्टिकल किसी चीज़ का अनुच्छेद करना, वर्णन करना है किसी से, और ऐसे को हम इन डिटेल में वर्णन करना चाहते हैं। तो यही है, ऐसे होता था पहले, तो हम उसको 4-4, 5-5 पेज तक लिखते रहते थे। तो आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं करना, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 पेज, बस 2 पेज आपके बहुत ज़्यादा हैं आर्टिकल के लिए। आर्टिकल यही कहता कि जितना उससे चाहिए ना, मेन चीज़ें दो, ये फालतू की बकवास नहीं चाहिए। तो सही, तो इंट्रोडक्शन, किसी भी चीज़ को हम इंट्रो करेंगे तो क्या पे टॉपिक क्या, ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। तो हमें ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी को यहाँ पे इंट्रो करना है, भारत के सौंदर्य का वर्णन करना है। तो इंडिया रिप्रेजेंट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सही, भारत क्या है, विविधता का एक एकता है, मतलब कि एकता एक समूह है। अवर कंट्री इज ए मिक्सचर ऑफ कल्चर, रीजन्स, ट्रेडिशंस, डाइवर्सिटी इन ए फूड, लैंग्वेज एक्सेट्रा। मतलब कि कल्चर भी खूब सारे हैं, रीजन्स भी हैं, ट्रेडिशंस भी हैं, मतलब कि रिवाज हैं, डाइवर्सिटी विविधता, मतलब कि हर चीज़ का एक तरह से विविधता है। हर समाज, देखो हर समाज के लोग रहते हैं, हर तरीके का खाना है, सारी चीज़ें हर टाइप की हैं। आवर पीपल ऑफ इंडिया आर सो पोलाइट, मतलब कि बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, अंडरस्टैंडिंग, समझदार हैं, मैच्योर हैं, एंड देखो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग और मैच्योर दोनों का सेंस मिलता जुलता ही। अंडरस्टैंडिंग मतलब कि अपनी बात को, दूसरे की बात को समझते हैं, मैच्योर उसकी गंभीरता को भी लेके चलते हैं। सही, एंड वेरी ब्यूटीफुल, और बहुत ही सुंदर देश भी है अपना। इंडिया इज सो इनक्रेडिबल, मतलब कि एंड इज फुल ऑफ कलर्स, मतलब कि भारत जो है सो इनक्रेडिबल, अदर्शनीय है, बहुत ही सुंदरता से भरा हुआ। जैसे कि हम आपको कहते हैं ना रेनबो, सो ब्यूटीफुल ऑफ कलर्स, रेनबो को यहाँ पे एग्जाम्पल आप यहाँ ले सकते हो। एंड हैज द टाइगर एज इट्स नेशनल एनिमल, यहाँ पे हम भारत की 2-3 मुख्य चीजों के बारे में बताएंगे। क्या, हमारे देश का नेशनल पशु कौन सा है, जानवर कौन सा है, अपना टाइगर। गेम कौन सा है, हॉकी। आप चाहो तो यहाँ पर बर्ड्स को भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हमने ज्यादा लंबा हो रहा था, खींचना नहीं है, मुख्य मुख्य बातें देनी है इस हिसाब से। तो इतना दीजिए, यहाँ तक अपना इंट्रो हो गया। इंट्रो के बाद हम अपनी सेकंड हेडिंग डालेंगे, वो हम आपको भी कराते हैं। अब अपनी सेकंड हेडिंग है इंडिया एज ए कंट्री, मतलब भारत एक देश के रूप में। सही, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट बाय इट्स जियोग्राफिकली एरिया एंड इज लोकेटेड इन साउथ एशिया, मतलब कि भारत जो है 7वें नंबर पे आता है, किसमें, साउथ एशिया में, जियोग्राफिकली एरिया के अकॉर्डिंग। सही, तो द ब्यूटी सराउंड्स अवर कंट्री फ्रॉम ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट, मतलब कि एस्पेक्ट मतलब पहलू, किसी भी चीज के पहलू में। तो जो सुंदरता है अपने, वो फैली हुई है हमारी कंट्री की हर जगह पे, हर जगह के पहलू में हमारे देश की सुंदरता फैली हुई है। सही, इंडिया इज नोन बाय 2 अदर नेम्स, हिंदुस्तान एंड भारत। हम इंडिया को 2 अदर नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि हिंदुस्तान एंड भारत। एंड द पीपल ऑफ इंडिया आर नोन एज इंडियंस, जैसे कि हम लोग हैं, मैं हूँ, आप लोग हैं, हम सब क्या जाने जाते हैं कि वी आर, हम क्या हैं, इंडियंस, हम हिंदुस्तानी हैं। सही है, तो इस टाइप से हमने अपने आप को दिखाया भारत एक देश के रूप में। ज्यादा कुछ ऐड नहीं करना है, सिंपल लाइन्स लेनी है। फिर हम अपनी अगली हेडिंग दिखाएंगे इंडियन कल्चर एंड रिलीजियंस, मतलब कि भारत की संस्कृति और धर्म, जिस चीज के लिए भारत जाना जाता है। हमारा देश अगर सबसे ज्यादा जाना जाता है तो जाना जाता है हमारे देश की संस्कृति के लिए, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति इतनी प्राचीन है कि किसी देश का कुछ भी इतना पुराना नहीं है। और हमारे देश का धर्म तो सब जानते ही हैं कि भारत एक धर्म का देश है, मतलब एक धार्मिक देश है। इंडियाज कल्चर इज एमंग द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट, मतलब कि संसार में पुरानों से पुराना सिविलाइजेशन इंडिया बिगन अबाउट इतने ईयर्स। अब खुद सोचिए 4500 ईयर्स एगो, इतने साल पुराना हमारे देश का कल्चर है। इंडिया हैज 28 स्टेट्स, कितनी स्टेट्स हैं, 28 है, पहले 29 थी, अब चेंज होकर 28 हो गई हैं, विद डिफरेंट कल्चर्स एंड सिविलाइजेशंस, मतलब कि तरह तरह के कल्चर्स हैं, मतलब कि तरह तरह की संस्कृति है। सही, एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, मतलब कि संसार के अंदर हमारा देश जो है लार्जेस्ट कंट्रियों में गिना जाता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। वैसे भी हम दूसरे नंबर पर आते हैं, पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे अपना भारत आता है। सही, पॉपुलेशन के अंदर। देखिए हमें इतना सब कुछ नहीं दिखाना, मोटी मोटी चीजें दिखाई। सही,
भारत की संस्कृति और धर्म, ये हेडिंग आपको जरूर दिखानी है। अगर ये आर्टिकल आपका पेपर में आ रहा है तो ये हेडिंग तो कंपलसरी दिखाना, क्योंकि हमारी जो मुख्य पहचान है वो हमारे देश की संस्कृति से ही हमारे देश की पहचान है। और आज के समय में तो भारत की बहुत ज़्यादा ही पहचान है। जैसे कि आप लोग जानते हैं यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है उसमें भी भारत का एक बहुत ही मुख्य रोल माना जा रहा है। किसी भी देश के नागरिक वापस नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हमारे देश के सुरक्षितली वापस आ रहे हैं। सही। अपनी अब तीसरी हेडिंग है उसका हम यूज़ करेंगे। देखिए अब अपनी तीसरी हेडिंग है फेस्टिवल्स। कि हाँ भाई हमारा देश है तो फेस्टिवल भी होंगे, त्योहार तो नॉर्मली बात है। तो इंडिया बीइंग ए मल्टी कल्चर, मल्टी एथनिक एंड मल्टी रिलीजियस सोसाइटी, मतलब कि क्या है, हर मल्टी मतलब हर तरह के लिए आया है। मल्टीपल चॉइस होती है ना कि हर तरह के समूह आएंगे उनमें से एक चूज करो, उस टाइप से। तो सेलिब्रेट्स हॉलीडेज, छुट्टियां होती हैं, एंड फेस्टिवल्स इंक्लूड दिवाली। कौन कौन से? दिवाली, दुर्गा पूजा, होली। सही। दुर्गा पूजा वो आपका आ भी रहा है अप्रैल में, होली एक्सेट्रा। इस टाइप से आपने अपने फेस्टिवल्स के बारे में दिखा दिया। अपनी अब लास्ट हेडिंग है कंक्लूजन। ध्यान देखिए, अगर हम किसी भी चीज़ में इंट्रो दिखाते हैं तो वहाँ पर हमें कंक्लूजन भी दिखाना होता है। यानी कि इंट्रो दिखाया कंक्लूजन गायब, या कंक्लूजन दिखाया इंट्रो दिखाया नहीं, दोनों चीज़ें साथ साथ लेके चलनी पड़ती हैं। कंक्लूजन मतलब अपना उपसंहार, जिसका अंत। तो वी आर प्राउड ऑफ आवर कल्चरल festivities. We are proud to be the inhabitants of India. It is our duty to maintain its unique features. मतलब कि ये हमारी ड्यूटी है, हमारा काम है कि हम अपने देश की सुंदरता सौंदर्य को बनाए रखें, अच्छे से उसका ख्याल रखें। We have to think beyond the petty interests and work for the broader goals of bringing prosperity and progress in society. कि हम अपने देश की प्रोग्रेस मतलब कि धीरे धीरे अपने देश को आगे लेकर बढ़ते चले। जैसे कि देख रहे हो पहले हम कितने मॉडर्न थे, आज के समय में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मॉडर्न हो रहे हैं, मतलब कि ऑर्डिनरी हो रहे हैं, सही चीज़ों को सही तरह से यूज़ कर रहे हैं। पहले कैश था, अब कैशलेस की तरफ बढ़ते रहे, मतलब हम अपने देश को मॉडर्न बना रहे हैं, मॉडर्न के ऊपर लेते चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने आर्टिकल में दिखानी है। तो ये अपना एक आर्टिकल हुआ। अपना दूसरा आर्टिकल है ज्वाइंट फैमिली से रिलेटेड है, वो हम आपको अभी कराएंगे। तो हम आपको तीनों आर्टिकल कराएंगे, हम नहीं कह सकते इनमें से कौन सा आएगा, लेकिन ये आर्टिकल आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी भी है पेपर के हिसाब से। देखिए अब अपना टॉपिक है सेकंड आर्टिकल। अपने जो उस पेपर के अंदर आर्टिकल दिया गया है उसका सेकंड आर्टिकल, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द आवर। सही। मतलब कि जो ऐसे अपनी ज्वाइंट फैमिली होती है उसको समय के लिए बताया गया है कि समय देना चाहिए कैसे। तो फैमिली इज नॉट एन इम्पोर्टेंट थिंग, इट्स एवरीथिंग। फैमिली जो है कोई एक जरूरी की चीज़ नहीं है, फैमिली सब कुछ है। फैमिली समझ गए ना, परिवार जो होता है अपना वो सब कुछ है। इट इज एवरीथिंग। इट्स जो लिखा मतलब कि इट इज एवरीथिंग। देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल पीपल वुड लिव इन ज्वाइंट फैमिली। इट वाज ए गोल्डन प्राउड ऑफ आवर सोसाइटी। मतलब कि हम ये भी कह सकते हैं जिन परिवारों में एक दूसरे को समय दिया जाता है ज्वाइंट फैमिली की तरह जो रहते हैं, ये आज के समय का या हमारे समाज का एक गोल्डन प्राउड मोमेंट है। सही है। वी ऑल हैव ग्रोन अप इन सच एटमोसफेयर बट टाइम हैज चेंज्ड अ लॉट। हम सब जो हैं एक अलग वातावरण में ग्रो कर रहे हैं, मतलब कि बड़े होते जा रहे हैं, बट टाइम हैज चेंज्ड अ लॉट, और समय बहुत ज़्यादा ही बदल चुका है। सेकेंड थिंग अपनी एजुकेशन हैज़ गिवन अस अपॉर्चुनिटीज टू गो टू द सिटीज। एजुकेशन मतलब कि जो हमारी पढ़ाई है उसके क्या होता है, अब हम पढ़ लिए, 12th कर लिए, 12th के बाद कुछ लोग अपने घर से अलग जाएंगे, हॉस्टल जाएंगे, दूर जाएंगे, तो उसी चीज़ को दिखाया गया है कि उसकी वजह से हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसकी वजह से, एजुकेशन की वजह से, टू गो टू द सिटीज़, कि हम और सिटीज़ में जाते हैं। वी हैव स्टार्टेड टू बिल्ड आवर ऑन ड्रीम्स वर्ल्ड। हम अपने संसार में जो सपने होते हैं उनको पूरा करने के लिए उसकी स्टार्टिंग करते हैं। इन विच वी हैव एवरीथिंग बट वी लव लेफ्ट आवर फैमिली बिहाइंड। लेकिन इन सब के पीछे हम अपनी फैमिली का जो प्यार होता है उसको भूल जाते हैं, या एक तरीके से समय नहीं मिलने के कारण हम नहीं कर पाते। दस वी हैव अडॉप्टेड न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। न्यूक्लियर फैमिली जानते हो, जो छोटी फैमिली होती है, स्मॉल फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली भी कहा जाता है। आप चाहो तो यहाँ पर न्यूक्लियर की जगह स्मॉल फैमिली सिस्टम को भी लिख सकते हो। सही है। अभी इससे आगे का और कराते हैं। बट वी हैव फेस्ड न्यू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम एंड वरीज। मतलब कि आज के समय में हम नई तरीके की परेशानियों को झेल रहे हैं। आवर चिल्ड्रन हैव बिकम वेरी मच लोनली। हमारी जो जनरेशन मतलब कि हमारे जो बच्चे हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला
रखते हैं या फील करते हैं, दोनों चीज़ें कह सकते हैं। दे डिड नॉट गेट लव ऑफ लर्निंग फ्रॉम दियर ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स मतलब कि हमारे पिताजी के पिताजी, मतलब हमारे दादा दादी नाना नानी से। दे डिड नॉट गेट, वह नहीं लेना चाहते लव ऑफ लर्निंग, मतलब कि जो स्नेह होता है प्यार वाला, वो इस चीज़ को बिल्कुल भी प्राप्त करना नहीं चाहते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से, मतलब कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। हमारे नहीं, अपने, क्योंकि दे के हिसाब से दिया रहा है। दे हैव नॉट रिसीव गाइडेंस ऑफ दियर एल्डर्स, वो अपने से बड़ों से जो सीख होती है उस सीख को बिल्कुल भी प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। कौन? आजकल की जनरेशन के बारे में बताया गया है। नाउ द सोसाइटी, आज के समय में जो समाज है, इज डिमांडिंग दैट ओल्ड ज्वाइंट फैमिली सिस्टम अगेन। आज का जो समय है वो फिर से डिमांड कर रहा है कि जो ओल्ड पुराना जो समय हुआ करता है ज्वाइंट फैमिलियों का, वो फिर से आज के समय में होना चाहिए। इट वी कुड गेट दैट गोल्डन एरा, जब ऐसा होगा तो हम प्राप्त करेंगे गोल्डन एरा। जैसे गोल्डन वर्ड तब आया गया था ना, गोल्ड मतलब सुवर्ण काल कैसे कहते हैं, सोने का काल जैसे कह सकते हैं हम, सुवर्ण कह सकते हैं एक तरीके से। अवर चिल्ड्रन विल हैव द सेम चाइल्डहुड एज वी हैव हैड, हमारे बच्चों को भी वही बचपन, हमारे बच्चों को भी वही बचपन मिलना चाहिए जो हमें मिला है, राइट। हमारे जनरेशन में क्या हुआ करता, जब हम छोटे थे, जो ज्वाइंट फैमिली हुआ करते थे, सब एक साथ रहते थे, खाना पीना सब एक साथ होता था। आज के समय में क्या है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मोस्टली अपने अपने मोबाइलों में लगे पड़े हैं, कोई गेम खेल रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है। ऐसा नहीं कि मोबाइल से पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई भी होती है, लेकिन सब अलग अलग है, एक साथ नहीं है। तो पहले के समय हमारे समय में ऐसा नहीं होता, सब एक साथ रहते थे, सही। तो देखिए, एक आर्टिकल हमने आपको कराया है हेडिंग्स के बेस पर, और ये वाला जो आर्टिकल कराया है ये आपको सीधा पैराग्राफ के बेस पर। दोनों तरीके सही हैं, आप जैसे चाहें वैसे आर्टिकल कर सकते हैं। तो आपके दो आर्टिकल हो गए हैं, फर्स्ट आर्टिकल और सेकंड आर्टिकल। देखिए, अब अपना टॉपिक है थर्ड वाला आर्टिकल, माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, मतलब कि मेरे भविष्य के लिए जो मेरी योजनाएं हैं वो सारी चीज़ें। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम एक लाइन लिखेंगे, और ये आपको लाइन ब्लैक पेन से लिखनी है और इसे हाईलाइट कर देना ग्रीन कलर से। ए गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट ए विश, मतलब कि एक गोल मतलब कि जो हम बनना चाहते हैं वो अपना अगर किसी प्लान के बिना कर रहे हैं, हम अगर किसी प्लानिंग के बिना, अगर किसी प्लानिंग के बिना कर रहे हैं तो वो एक विश बनकर रह जाती है, बस, सही है। तो जैसे कि एवरीवन हैज ए ड्रीम टू अचीव समथिंग इन हिज हर या हर लाइफ, मतलब अगर कोई लड़का है तो वो हिज लिखेगा, अगर कोई लड़की है तो वो हर लिखेगी, सही है। और देखो, प्लान क्या है, सबके ड्रीम, ये जो सपना है, तो यहाँ पे अपना मेन मोटिव हम ड्रीम को ही लेके चलेंगे कि सबका जो एक सपना होता है कुछ ना कुछ बनने का होता है जिंदगी में। सम पीपल ड्रीम ऑफ बिकमिंग फेमस, कुछ लोगों को क्या सपना होता है कि वो फेमस होना चाहते हैं, कुछ क्या पॉपुलर होना चाहते हैं, एंड रिच, और अमीर बनना चाहते हैं, एंड और कुछ सम वांट टू मेक अदर लिव्स बेटर बाय हेल्पिंग देम, कुछ का क्या सपना होता है कि वो अपने जीवन में औरों की मदद करेंगे। माई ड्रीम, मेरा सपना है, मतलब कि मेरे प्लान्स हैं फ्यूचर के लिए, इज टू बिकम ए डॉक्टर, कि मैं एक डॉक्टर बनूं। आई हैव सीन मैनी डॉक्टर्स हु सेव अदर पीपल्स लाइव्स एंड दे गेट थ्रू दिस एक्टिविटी, मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को देखा है जो बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बचाते हैं, दिस एक्टिविटीज कार्य को करते हुए देखा है। आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। हु विल सर्व गुड मेडिकल केयर विदाउट एक्सपेक्टिंग बिग मनी इन रिटर्न, मतलब कि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं और उसके बदले में पैसा लेने की इच्छा मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर्स आर रेस्पेक्टेड इन ऑल प्लेसेस एंड एमंग ऑल टाइप्स ऑफ सोसाइटी, जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें हर जगह पे रेस्पेक्ट दी जाती है, इज्जत दी जाती है, हर समाज में उन्हें इज्जत मिलती है, सोसाइटी में समाज। डॉक्टर्स आर रियली नोबल पर्सन्स, डॉक्टर जो होते हैं बहुत ही अच्छे पर्सन में गिने जाते हैं, नॉबल मतलब बहुत ही अच्छे संस्कारों से कहा जाता है। माई पेरेंट्स एंड टीचर्स ऑलवेज मोटिवेट मी टू स्टडी वेल एंड पैशनेटली वर्क टूवर्ड्स अचीविंग माई ड्रीम्स, मतलब कि जो मेरे पेरेंट्स हैं, जो मेरे टीचर्स हैं, वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं, मतलब कि उजागर करते हैं या समझाते रहते हैं, मोटिवेट करते हैं, ऊर्जा देते रहते हैं कि बेटा अपने सपने पूरा करने के लिए तुम्हें अचीविंग माई ड्रीम्स स्टडी करनी पड़ेगी पूरे मन के साथ, सही। तो अपने दो आर्टिकल पहले हो गए थे, तीसरा आर्टिकल ये हो गया। तो आर्टिकल का टॉपिक हमारा हो चुका है, अनसीन पैसेज हमने पहले करा दिया था। अब टॉपिक है अपना लेटर्स, अपने अनसीन हो चुके हैं, आर्टिकल्स तीनों हो चुके हैं, अब अपना लेटर है पहला। अपना लेटर कह रहा है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजल, मतलब कि आज के समय में जो डिस्पोजल है उसके बारे में वो वर्णन कर रहे हैं। तो वही चीज, सबसे पहले अपना नाम, फिर अपना
एड्रेस, फिर अपना बड़ा एड्रेस कि हम कहाँ के हैं। देखिए एक चीज़ देखिए, इस वाले लेटर में जो आपका यूपीएमएसपी वाली साइट पे आया हुआ है, इस लेटर में उन्होंने आपको ना आपका नाम दिया है ना आपको एड्रेस दिया है, कुछ नहीं दिया। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपका मन करे। लेकिन अगर वो आपको एड्रेस, आपका नाम, सब चीज़ें दे रहे हैं लेटर के अंदर, तो आपको वही सारी चीज़ें लिखनी है जो जो वो आपको दे रहे हैं। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, सही है। तो अप्रैल आ गया आपकी 02, चाहो तो 02 अप्रैल करके आप ऐसे भी लिख सकते हो 02 अप्रैल, सही। फिर किसको लिख रहे हैं, द एडिटर को लिख रहे हैं, नेशनल डेली, मुंबई के ही है। ध्यान रखिए यहाँ पे जो एड्रेस है वही आपका यहाँ होगा, ये नहीं कि यहाँ पे मुंबई और यहाँ पे दिल्ली, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है अपना, ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजल वेयर्स, सही। तो इसके बारे में वो आपको लिखना किस तरीके से वो हम आपको एक बता रहे हैं। अपना वहां तक हो गया था। उसके बाद हम लिखेंगे द एडिटर। जब हम कंप्लेंट का लेटर लिखते हैं तो हम लिखते हैं रेस्पेक्टेड सर, लेकिन जब हम एडिटर पे हैं तो द एडिटर, सही। यहाँ पे कॉम आ जाएगा कदर। आई एम रमन, क्योंकि हमने नाम रमन यूज करा था। आई एम रमन, अ रेसिडेंस ऑफ गांधीनगर, मैं गांधीनगर का रहने वाला हूँ, मुंबई। कहाँ पे है, मुंबई में। पहली लाइन में ध्यान दीजिए, मुझे अपना इंट्रो ही देना होता है कि मैं कौन हूँ। दूसरी लाइन में मैं ये बताता हूँ कि मैं एडिटर को जो लेटर लिख रहा हूँ लिख क्यों रहा हूँ। तो आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शो यू द कंसर्न ऑफ ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजल वेस्ट। क्या टॉपिक है मेरा, डिस्पोजल वेस्ट का मेरा टॉपिक है। अब मैं अपने मुद्दे पर आऊंगा, मेरी कंप्लेंट क्या है। पीपल इन अवर सोसाइटी, हमारे समाज के जो लोग हैं, हैव बीन थ्रोइंग द गार्बेज, जो गंदे की कूड़ा जो होता है, गार्बेज मीन्स कूड़ा जो होता है आपका, ऑन रोड्स एंड सोसाइटी पार्क, मतलब कि उन कूड़ों को हम रोड्स पे फेंक देते हैं। जो घूमने वाले पार्क होते हैं, समाज के जो घूमने वाले पार्क होते हैं, उन पार्क में फेंक देते हैं। हम लोग ये चीज़ आए दिन देखते भी रहते हैं कि कोई पॉलीथीन वॉलीथीन हमारे यूज़ की नहीं होती है, हम उसे रोड पे ऐसे डाल देते हैं, सही है। उसके बाद क्या है, मैनी एनिमल्स, खूब सारे जानवर, जैसे कि लाइक काउस, डॉग्स, बैग डॉग्स एंड अदर स्ट्रीट एनिमल्स, मतलब कि जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं जो रोड पे घूमते हैं, वो उन थैलियों को खा लेते हैं, प्लास्टिक की बैग्स को खा लेते हैं और बेचारे फिर मर जाते हैं। और होता भी है, हम जो खाना वाना डाल, मतलब पॉलीथीन होती है जो उन्हें डाल देते हैं रोड पे, गाय अगर उन्हें खा लेती है तो गाय के गले में अटक जाते हैं। तो जो उनके खाने की चीज़ें होती हैं, चारा वारा होता है, वो भी वो उसे नहीं खा पाते हैं और इसी वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है, सही। आपने देखा होगा बीच में एक एडवर्टाइजमेंट चला था कि गाय को पॉलीथीन से दूर करा जाए, सही है। तो आई वॉन्ट यू टू पब्लिश दिस थिंग इन योर न्यूज पेपर, मैं आपके मतलब कि मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को पब्लिश करें अपने न्यूज़पेपर में, सो डैट पीपल रियलाइज देयर मिस्टेक्स, ताकि पब्लिक को अपनी गलती का एहसास हो सके, एंड हेल्प इन क्लीनिंग द एरिया, और उस एरिया की साफ सफाई में वो हमारी मदद करें। मैं ये सारी चीज़ें चाहता हूँ कि आप ऐसा करके अपने न्यूज़पेपर में छापें, सही। तो आई विल, और आई विल नहीं, आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर, ईगरली मतलब बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से, वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन, मैं बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि आप इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं या एक्शन लीजिए, मैं इस पर इंतजार कर रहा हूँ, सही। फिर लास्ट में आपका योर सिंसियरली आ जाएगा, और वही नाम जिस नाम का हमने स्टार्टिंग में यूज़ करा है, यहाँ पे नहीं जो स्टार्टिंग में यूज़ कर दो सबसे पहले। इस तरीके से आपको उन्होंने पहला टॉपिक दिया है, सही है। तो आपका एक लेटर हो चुका है, दूसरा लेटर करते हैं। देखिए अपने एक लेटर हो चुका था, अब अपना है दूसरा लेटर। लेटर का टॉपिक क्या है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन्स इन द लाइब्रेरी, मतलब कि हमारे स्कूल की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर शॉर्टेज, मतलब किस चीज़ की कमी चल रही है, स्पोर्ट्स की मैगजीन की कमी चल रही है। तो उसके ऊपर आप लेटर लिख रहे हो किन्हें, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को। किस टॉपिक पर है, टॉपिक आपका कंप्लेंट का। एडिटर का लेटर हो चुका था, अपना टॉपिक है कंप्लेंट का। तो लेटर लिखने के सबसे पहले अपनी स्किल्स क्या होती हैं, वही किस डेट में लिखा, डेट आ गई। फिर आप हो कौन, आपका नाम आ गया, किस जगह के हो वो जगह आ गई, सही। फिर आपका इसके लिए रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल। उसके बाद माय नेम इज मोहन गुप्ता, अपना इंट्रो देंगे। फ्रॉम क्लास 12 ए, मैं इस क्लास से हूँ। राइटिंग टू इन्फॉर्म यू डैट वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट मैगजीन्स। क्या दिखाना चाहते हो कि आपके स्कूल में जो मैगजीन्स की कमी है उसके बारे में आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को बताना चाहते हो। नाउ अ डेज, आजकल, एंड इन बिहाफ ऑफ द अदर स्टूडेंट्स आई वुड लाइक टू ब्रिंग इट टू योर अटेंशन। तो आप दिखाना चाहते हो बिहाफ ऑफ द अदर स्टूडेंट्स कि आपकी जो अटेंडेंस है वो और स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा है, आप अपना इंप्रेशन दिखाना चाह रहे हो, सही। आई वुड लाइक टू ब्रिंग इट टू योर अटेंशन, इट वुड, इसके आगे कोई बता रहे हैं, इट वुड बी रियली ग्रेट इफ देयर वुड बी इनफ स्पोर्ट्स मैगजीन सो वी कैन अपग्रेड
अब अवर स्पोर्ट नॉलेज, मतलब कि अगर हमारे स्कूल में या हमारे कॉलेज में इनफ स्पोर्ट्स की मैगजीन होंगी तो हम अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एंड वुड नॉट नीड टू वेट फॉर द अदर स्टूडेंट्स टू रिटर्न द बुक्स, हमें और लोगों को बुक्स को वापस करने की कोई टेंशन नहीं होगी। वी नीड बिफोर वी गेट टू यूज दैम, उनको यूज करने के पहले। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस मैटर, हम लुकिंग फॉरवर्ड मतलब कि देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स, आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स का किसमें, रिगार्डिंग दिस मैटर, इस मैटर के अंदर। थैंक यू योर सिंसियरली मोहन गुप्ता, जो नाम हमने स्टार्टिंग में लिखा था, अपनी क्लास आ जाएगी। सही, इस हिसाब से आपके अनसीन पैसेज हो चुका है, 3 आर्टिकल हो चुके हैं, 2 लेटर हो चुके हैं। अब आपका है पोर्शन सेक्शन सी ग्रामर। देखिए अब अपना है टॉपिक सेक्शन सी ग्रामर का, जो सबसे कम नंबरों का आएगा देखा जाए तो, मोटे मोटे नंबरों में तो नहीं आता ये। देखिए इसके अंदर बहुत सारी चीजें क्या आएगा, लिखा हुआ चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहली चीज इस बार आपकी ग्रामर आ रही है विद ऑप्शंस, ऑप्शन के साथ आपकी ग्रामर आएगी। सही है, तो द पहला ऑप्शन के पहले सेंटेंस के दे रहे हैं, द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड, मतलब कि वन वर्ड आया है तो वो आपसे पूछ रहे हैं गवर्नमेंट के अब्सेंस, अगर देश के अंदर गवर्नमेंट अब्सेंस है तो उस टाइम पे उस चीज को हम किस नाम से जानेंगे, वो है आपका अनार्स, मतलब कि अराजकता जिसे कहते हैं। सेकंड है आपका द फ्रेज, अब देखिए ईडियम फ्रेज आ गई है, उन्होंने किस हिसाब से दिया वो आपको ऐसे देंगे ब्रैकेट के अंदर, या हो सकता है किसी सेंटेंस के अंदर दे दें और आपको नीचे अंडरलाइन कर दें कि लोग इसका मीनिंग बताओ, इस तरीके से भी हो सकता है। सेकंड क्या है इंचिंग टू वर्ड्स, इसका मतलब पूछ रहे हैं तो क्या होता है, टू हैव एन इंचिंग फीलिंग्स 9, टू मेश्योर समथिंग्स 9, टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन, धीरे धीरे किसी डायरेक्शन में चलना। फोर्थ ऑप्शन करने की जरूरत ही नहीं है। फिर आपको सिनोनियम पूछना है किसका, मर्ज का, ये तो आपको नॉर्मली पता होगा क्या होगा, स्कैंटी, कम। सही है, तो इस टाइप से अपने हमें इन चीजों को करना होता है। ये आपके ऑप्शंस में आएंगे, ये आपका अच्छा लगे कि आपको ऑप्शंस में मिलना है, आप आराम से इसे कर सकते हो। ठीक है, आपका फोर्थ पार्ट दे रखा है वन शुड डू हिज ड्यूटी, मतलब कि एक सेंटेंस दे दिया है और आपसे पूछ रहे हैं कि इस सेंटेंस में गलती क्या है, विच वर्ड इन सेंटेंस एरर। तो शुड में कोई गलती नहीं है, हिज में कोई गलती हो सकती है, डू में नहीं है, ड्यूटी में नहीं है। तो यहाँ पे आपकी जो गलती है वो हिज में ही है। क्यों है, वन के साथ अपना पॉजिटिव केस वंस आता है, लेकिन इन्होंने क्या पॉजिटिव केस दिया है, हिज, तो यही आपका ये एरर है। यहाँ पे करेक्शन करके क्या आएगा, वंस आएगा। ठीक है, हमें करेक्शन दिखाना नहीं है, हमें तो सिर्फ बताना है कि गलत क्या है, तो हिज गलत है तो हिज ही अपना आंसर है। फिफ्थ पार्ट पे उन्होंने क्या दिया, एंटोनियम पूछ रहे हैं किसका, बैरन का, बहुत बार पेपर में आया हुआ है, नॉर्मल से पता होगा, फर्टाइल, बैरन मीन्स बंजर, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ। सर इस टाइप से आपका एक पोर्शन खत्म हुआ है। अब आपका पोर्शन होगा चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। 5 का ए पार्ट, फिर बी पार्ट है आपका कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, फिर सी पार्ट है आपका एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, मतलब कि पैसिव वॉइस आ जाएगा। 4 फिर डिग्री आ जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर डी करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसे देखो आपको यहाँ पे करेक्शन के लिए आया है ना, यहाँ पे आया ऑप्शंस के साथ, वहां पे वो आपसे सॉल्यूशन के साथ मांग रहे हैं। तो अभी ग्रामर का पार्ट और है वो कराते हैं। देखिए अब है अपना क्वेश्चन नंबर 5, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब कि आपको 2 इनडायरेक्ट दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक बनाना होगा। पहला क्या है, आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डोंट वेस्ट योर टाइम, मतलब कि अपना समय बर्बाद मत करो, मैंने तुमसे कहा अपना समय बर्बाद मत करो। तो जब हम ये सब बनाएंगे तो मैंने एक तो आपको ये एडवाइस करी है, सलाह तो दी है, तो सेड किस में चेंज हुआ मेरा, एडवाइस में। आई एडवाइस डू नॉट है तो बनाते हुए वो नॉट टू हो जाएगा। वेस्ट योर किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट मुझ पे है नहीं तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे हिज हर कुछ भी मान सकता हूँ, तो मैंने हिज माने तो उसके अकॉर्डिंग हिज टाइम। सही, तो आई एडवाइस नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। सेकंड क्या कह रहा है, माई टीचर सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू कैन सेंड यू एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, मतलब कि सही है, आप अपने एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, यही है ना। फिर आप इसे बनाएंगे माई टीचर टोल्ड हिम, मेरे टीचर ने टोल्ड हिम, उससे कहा, सेट टू चेंज हुआ अपने टोल्ड में क्योंकि अफर्मेटिव वाक्य है, हिम का हिम आ गया, कॉमास की जगह पे डैट आया, यू मेरा सेकंड पर्सन है तो वो हिम के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो वो ही आ गया, ही यहाँ पे इसका एच कैपिटल आएगा। सही है, कर लेना वो। तो ही कुड सेंड हिम एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, अब देखो यू था ऑब्जेक्टिव केस था, तो यू के साथ ऑब्जेक्टिव केस यू का, तो ही के साथ भी ही का ऑब्जेक्टिव केस, इस हिसाब का आपको डायरेक्ट बनाने हैं। सही,
उसके बाद आता है आपका फिफ्थ का बी पार्ट। देखो दो में से एक करना था, हमने दोनों कर लिए हैं। फिफ्थ का बी पार्ट, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। मतलब कि आपको एक सेंटेंस कंबाइन करना है। जैसे कि पहला सेंटेंस कह रहा है आई कैन गिव यू ए ड्रेस, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर आगे माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, दो सेंटेंस है, इन दोनों को कंबाइन करके आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो आई कैन गिव यू ए ड्रेस दैट माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, मतलब कि मैंने जो तुम्हें ड्रेस दी है वो मेरी माता जी ने मुझे गिफ्ट करी थी। सही, तो इसका एक सेंटेंस ये हो गया। अभी आगे का सेंटेंस दिखा रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट है अपना फिफ्थ के बी का, डू इट फुल स्टॉप सेंटेंस कंप्लीट लीव इट। कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है, तो डू इट एंड देन लीव, काम करो और जाओ। सही, अब उसका सी पार्ट आता है। सी पार्ट कह रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। मतलब कि आई कैन डू इट, इसको आपको पैसिव वॉइस में बनाना है। तो बना लीजिए, सिंपल सा, इट अपना पहले आ जाएगा, कैन का कैन, पैसिव का रूल होता है इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद बी लगाइए, इट कैन बी डन बाय मी, आई अपना ऑब्जेक्टिव केस बन गया। फिर उसके बाद वो क्या कह रहे हैं चॉइस में, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रिमेडी फॉर दिस डिसीज। इसमें चेंज करना है, कंपैरेटिव डिग्री चेंज करनी। तो देखो डिग्री चेंज करने के लिए हमें पता होना चाहिए जो सेंटेंस उसने हमें दिया है कि उस सेंटेंस में डिग्री क्या है। तो देखो इस पूरे सेंटेंस में डिग्री क्या है, इस पूरे सेंटेंस के अंदर डिग्री है आपका मोस्ट। तो आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी, आपको सिर्फ मोस्ट में ही छेड़खानी करनी है। तो कुछ नहीं, डिग्री चेंज करनी है तो मोस्ट की जगह पे मोर इफेक्टिव आ जाएगा, सेंटेंस सेम का सेम रहेगा। दिस इज मोर इफेक्टिव देन एनी अदर रिमेडी फॉर दिस डिसीज। बस इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ये चेंजेस आया कि यहाँ पे देन आ गया है क्योंकि कंपेरिजन हो गया, तो इस बेस पे। उसके बाद डी पार्ट कह रहा है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। दो सेंटेंस आएंगे, आपको एक करेक्ट करना है। तो जैसे पहला सेंटेंस आया यू आर सीनियर देन मी, तो देन की जगह पे टू आ जाएगा, यू आर सीनियर टू मी। इसका सेकंड सेंटेंस है आपका कैटल्स आर ग्रेजिंग। तो कैटल्स के साथ आपको पता है कैटल्स चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसके साथ आर नहीं हमेशा इज आता है। अभी सेंटेंस बना रहे हैं वाला देख लेना। अब अपना टॉपिक है करेक्ट सेंटेंस का सेकंड पार्ट, कैटल्स आर ग्रेजिंग। तो देखिए कैटल जो होता है ना, मतलब ये रिक्वेस्ट के आगे एस नहीं लगाते क्योंकि सिंगुलर में भी प्लूरल में भी ये आपका ऐसे के ऐसे रहता है। हाँ, आप इसके साथ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दोनों लगा सकते हो, इज भी और आर भी। तो कैटल आर ग्रेजिंग, कैटल इज ग्रेजिंग, दोनों ही सेंटेंस आपके सही है। सही है। फिर आपके आगे पोर्शन आता है ई पोर्शन, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंस टू मेक देयर डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। मतलब कि आपको दो सेंटेंस आएंगे, सेंटेंस तो एक ही बनाना है, लेकिन एक ही सेंटेंस में वो दो वर्ड देंगे आपको। जैसे कि यहाँ रिफ्यूज और रिफ्यूज, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग है और स्पेलिंग पे अलग, लेकिन बोलने में लगता है यही क्या जैसे कि एक ही हो। सही, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, स्पेलिंग दोनों के अलग होती है। तो रिफ्यूज और रिफ्यूज, तो रिफ्यूज का सेंटेंस क्या है, द रिफ्यूजेस फ्रॉम श्रीलंका आर नॉट अलाउड इनसाइड दिस बिल्डिंग। मतलब कि जो श्रीलंका से रिफ्यूजी आए हैं उनको इस बिल्डिंग में आना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और दूसरा रिफ्यूज का मतलब क्या, आई रिफ्यूज टू डाइन विद हर, मतलब कि किसी चीज को मना कर देना, काम को मना कर देना, रिफ्यूज करना। और दूसरा रिफ्यूजी क्या होता है, जो विदेशी हमारे देश में आके रहने लग जाते हैं ना, जिसे कहते हैं हम शरण गृह, वो अपना रिफ्यूजी कहलाता है। सही, उनको रिफ्यूजी कहते हैं जो विदेश से आके हमारे देश में रहते हैं। फिर ऐसे दूसरा सेंटेंस है सेल और सेल। तो सेल मीन्स किसी चीज को बेचना और सेल मीन्स अपना सेल फोन ही होता है। एक सेल आपका बायो वाला होता है, बायोलॉजी का, जिसे हम कोशिका कहते हैं। तो आप किसी भी बेस पे सेंटेंस बना सकते हो। सही है। अब अपना टॉपिक है स्टोरी, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 6 है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। सही, मतलब एक स्टोरी आएगी उसको हमें ट्रांसलेट करना है। जैसे कि स्टोरी कह रही है, उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे जहाँ वह अपना भोजन खुद बनाते थे। तो मतलब इन दोज डेज, उन दिनों स्वामी विवेकानंद was staying with a woman in America where he used to cook his own food। मतलब कि कहाँ ठहरे हुए थे, अमेरिका में ठहरे हुए थे, जहाँ में देखो वेयर आया है कहाँ की भी और जहाँ की भी, दोनों की वेयर होती है, लेकिन यहाँ वेयर आया है जहाँ के लिए। अगर कहाँ के लिए आता तो क्वेश्चन वर्ड के हिसाब से यूज होता। एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। वन डे, एक दिन कुछ भूखे बच्चे, वह भोजन करने जा रहे थे, he was going to have food that some hungry children, कुछ भूखे बच्चे came आए and stood near, और वहां पास आकर खड़े हो गए। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। सही, स्वामी विवेकानंद gave all his breads to those children। मतलब ब्रेड में रोटियां जो है यहाँ पे ब्रेड उनके लिए आया कि उनमें बांट दी।
बांट दी। यह देख महिला ने उनसे पूछा, आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी, अब आप क्या खाओगे? सीइंग दिस, यह देखकर, द वुमेन आस्क्ड हिम, कौन सी वुमेन? जो अमेरिका में इनके साथ रह रही थी। आस्क्ड हिम, उन्होंने पूछा, हैव यू गिवन ऑल द ब्रेड्स टू द चिल्ड्रन, कि आपने सारी जो रोटियां हैं वो तो बच्चों में बांट दी। व्हाट विल यू ईट नाउ, अब आप क्या खाओगे? सही खाओगे। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, ही स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, दोनों में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, दैट ब्रेड इज द ओनली थिंग, जवाब दिया, रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज है। दैट ब्रेड इज द ओनली थिंग दैट सेटिस्फाइज हंगर, मतलब कि भूखे को जो रोटी है वो तो सिर्फ सेटिस्फाई करती है, शांत करती है भूख को। यह मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही। इफ इट इज नॉट इन माई स्टोमक देन इट इज राइट इन देयर स्टोमक, अगर मेरे पेट में ना सही तो उनके पेट में सही। देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है। सही है। द जॉय ऑफ गिविंग इज ग्रेटर देन द जॉय ऑफ रिसीविंग। इस टाइप से आपकी स्टोरी कंप्लीट हुई। तो देखो, स्टोरी बनाने का सबसे आसान तरीका होता है, आप किसी भी स्टोरी में उसके सेंटेंस को तोड़ो। ये नहीं कि पूरी स्टोरी को पढ़ाओ फिर बनाने चले, सेंटेंस तोड़ लिए, उस बेस पे बनाए। चेक करिए स्टोरी बनाते हुए कि सेंटेंस आपके प्रेजेंट में है या पास्ट में या आने वाले कल में, तो उस हिसाब से आपको स्टोरी बनानी है। और मोस्टली स्टोरी आपकी ऐसी आती है, स्वामी विवेकानंद, महाराणा प्रताप, इस टाइप की स्टोरीज, महात्मा गांधी जी, इन टॉपिक्स को स्टोरी बहुत अच्छे से आती है। आज आपका ये हमारी तरफ से टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अब आपका सेक्शन डी है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे।